नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू, ओके लिटमस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। सल्फ्यूरिक एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस कलर में कन्वर्ट कर देता है? सो लिटमस पेपर याद रखिए एक आपका टेस्ट होता है टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन कि वो सोल्यूशन एसिड है या फिर वो बेसिक है। सो की रूल याद रखिएगा इसके लिए, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। सो दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, आपने अगर लिटमस सॉल्यूशन यूज़ किया होगा या देखा होगा, सो लिटमस सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो देयर। बट लिटमस पेपर की अगर हम बात करें, सो देयर इज़ ब्लू लिटमस पेपर एंड देन देयर इज़ रेड लिटमस पेपर। सो जो एसिडिक सोल्यूशन में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे दैन ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड। अगर आप ब्लू लिटमस को बेसिक सोल्यूशन में टर्न करेंगे तो उसमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सोल्यूशन में डिप करेंगे सो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मीनवाइल उसको आप बेसिक सोल्यूशन में डिप करेंगे सो दैट विल टर्न ब्लू। सो इससे हमें पता लगा सकते हैं कि कोई अननोन लिक्विड है उसका नेचर क्या है, वेदर इट इज़ एसिडिक और वेदर इट इज़ बेसिक। ओके, सो इससे हमें पता चल जाता है। सो अभी हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड सिंसिक एसिड है, सो ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में टर्न करेगा? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए रेड। सल्फ्यूरिक एसिड विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, क्योंकि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, मीनवाइल बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो याद रखिए ऑप्शन ए रेड इज द करेक्ट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह किसी और एसिड का भी नाम होता है, इवन देन रेड वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज oxides of non-metal are dash in nature। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है? ऑप्शंस आर बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, डी ऑल ऑफ दीज। सो याद रखिए ऑप्शन ए एसिडिक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन ए वाटर, बी अल्कोहल, सी कैरोसिन, डी ईथर। सोडियम मेटल को हम किस में स्टोर करते हैं, ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। तो याद रखिए द करेक्ट आंसर इज सी कैरोसिन। कैरोसिन ऑयल में हम सोडियम मेटल को स्टोर करते हैं बिकॉज सोडियम इज़ एन हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर आप उसको यूजुअली दूसरे किसी मेटल की तरह एयर में रखेंगे तो इट विल कैच फायर, वो जल जाएगा। सो सोडियम मेटल को इसलिए हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं बिकॉज कैरोसिन के साथ सोडियम मेटल कोई रिएक्शन शो नहीं करता एंड इट इज़ सेफ टू स्टोर इट इन देयर। वाटर के साथ या नॉर्मली अगर आप एयर में उसको रखेंगे सो इट विल कैच फायर बिकॉज हाईली वोलेटाइल, हाईली रिएक्टिव मेटल है आपका सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड? ऑप्शंस आर ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कौन सी गैस है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, जो कि जब बर्न होती है तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है? तो इस क्वेश्चन के लिए याद रख लीजिए आप बी हाइड्रोजन। इवन अप टू हायर क्लासेस हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होती है इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। सो हायर क्लासेस में आप 11th में 10th में एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि जिसमें आप हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को टेस्ट करते हैं। तो जब आप रिएक्शन करेंगे केमिस्ट्री लैब में और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए उसको बंसन बर्नर या फ्लेम के पास लेकर आएंगे तो आपको पॉप साउंड मिलेगा, एक पॉपअप साउंड देखने के लिए मिलेगा। ओके, पॉप साउंड सुनाई देगा। सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज दैट इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ओके, सिमिलरली अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए पूछा जाए सो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, आइडेंटिफाइंग फीचर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लाइम वाटर होता है उस लाइम वाटर को, ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर को मिल्की अपीयरेंस देते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, meanwhile hydrogen gas burns with a pop sound. याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्निंग मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस। सो जब आप मेटल्स को बर्न करते हैं सो दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। ऑप्शंस आर ए मेटल हाइड्रोक्साइड, बी मेटल क्लोराइड, सी मेटल ऑक्साइड, डी मेटल सल्फेट। तो याद रखिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेटल ऑक्साइड। On burning, metal reacts with oxygen to produce metal oxide. On burning, metal reacts with oxygen to produce metal oxide. Similarly, non-metals not metal oxide का formation करते हैं. Metal oxide is formed by metals. Next question is which metal is found in plants?
विच मेटल इज फाउंड इन प्लांट्स। तो आपको याद होगा तो साइंस से रिलेटेड हमने लास्ट क्वेश्चन सेशन किया था जिसमें हमने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया था। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टू दिस क्वेश्चन ही था। उसमें पूछा गया था आपसे कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लांट्स में कौन सा मेटल होता है। दोनों क्वेश्चन का एसेंस सेम ही है एंड सो इज़ देयर आंसर। ऑप्शंस देखते हैं। ए आयरन, बी क्रोमियम, सी मैग्नीशियम, डी कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ नॉट अ मेटल। तो याद रखिए ऑप्शन सी मैग्नीशियम इज़ द करेक्ट आंसर। उस क्वेश्चन में उस सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि वाई मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो याद रखिए प्लांट्स में जो ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उस ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल में डोमिनेंट मेटल होता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ द डोमिनेंट मेटल प्रेजेंट इन दोज प्लांट्स। याद रखिए मैग्नीशियम इज़ द मेटल फाउंड इन प्लांट्स। सिमिलरली अगर हीमोग्लोबिन के लिए क्वेश्चन होता तो आपका करेक्ट आंसर वुड हैव बीन ऑप्शन ए आयरन। Iron is the metal present in hemoglobin. Next question is, which of the following metal is used in thermometers? जो थर्मोमीटर्स होते हैं आपके जिससे आप टेम्परेचर मेज़र करते हैं उनमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो रिसेंटली जो थर्मोमीटर्स आ रहे हैं दीज आर डिजिटल थर्मोमीटर्स। बट जो क्लासिकल थर्मोमीटर्स होते हैं आपके उसमें कौन सा एक मेटल प्रेजेंट होता है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर कभी क्लासिकल थर्मामीटर को जो डिजिटलाइज ना हो उसमें बीच में सेंटर में एक थिन लाइन होती है जिसमें कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड प्रेजेंट होता है और वो लिक्विड टेम्परेचर को इंडिकेट करने के लिए ऊपर या नीचे मूव करता है। सो हमें बताना है व्हाट लिक्विड इज़ दैट। ओके, वो लिक्विड एक्चुअली एक मेटल होता है एंड दैट मेटल इज़ ऑप्शन बी मर्करी। Mercury is the metal which is present in thermometer or which is used in thermometers। तो याद रखिए ऑप्शन बी ऑप्शन बी मर्करी जिसको हम पारा भी कहते हैं। मर्करी इज प्रेजेंट इन थर्मोमीटर्स। क्वेश्चन इज a chain of small single units combine to form large single units। A chain of small single units combine to form large single unit called। तो स्मॉल सिंगल यूनिट्स जब कंबाइन होकर किसी लार्ज सिंगल यूनिट को फॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए है आपका ए पॉलीमर। ऐसे किसी भी लार्ज सिंगल यूनिट को हम पॉलीमर कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सिंगल यूनिट, हंड्रेड्स ऑफ सिंगल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड एज पॉलीमर। पॉलीथीन भी आपका पॉलीमर ही है, जिस पॉलीमर ऑफ अ केमिकल कंपाउंड ईथीन। ओके, मोनोमर की अगर हम बात करें तो जो स्मॉल सिंगल यूनिट्स जिनके बारे में इस क्वेश्चन में बोला गया है ये स्मॉल सिंगल यूनिट्स होते हैं मोनोमर एंड these monomers combine to form a large single unit जो कि हमारी हुई polymer। So in case of polythene is a polymer and ethene is the monomer of polymer। Okay, next question is polythene and PVC are examples of। Polythenes and PVC are example of। So polythene and PVC किसके example है। Example number A, option number A sorry, biodegradable substances, B thermosetting plastic, C thermoplastic, D rayon। So the correct answer for this question is option C thermoplastic। Polythene and PVC both are the examples of thermoplastics। Okay, class 8 आपकी साइंस की बुक में ये पूरा इंटायर टॉपिक आपको डिटेल में देखने मिल जाएगा। डीलिंग विद पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक्स। तो पॉलीथिन एंड पीवीसी पाइप्स जो हम यूज़ करते हैं याद रखिएगा दोज आर थर्मोप्लास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल आपका क्या है। ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। बी रिमेंबर, रिड्यूस, रिसाइकल, रिजॉयस। सी रिपीट, रिजॉयस, रिसाइकल, रिड्यूस। डी नन ऑफ द अबव। तो याद रखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Reduce, reuse, recycle, recover। The 4R principle is reduce, reuse, recycle and recover। Option A is the correct answer। Next question is, which of the following is an example of natural polymer। Natural polymer, polymer अभी हमने देखा that it is made up of huge number of monomers। क्वेश्चन ने पूछा है कि which of the following is a natural polymer। तो याद रखिए among these wood is the correct answer। wood is naturally occurring polymer। प्लास्टिक बैग्स जो आपके पॉलीथीन के बने होते हैं दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर्स, पॉलीथीन। ओके, एंड वुड इज योर नेचुरल पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 38 इज बेकलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ।
बेकलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकलाइट एंड मेलामाइंस आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं बेकलाइट एंड मेलामाइन। Fireproof plastic uniform worn by firefighters has a coating of dash to make it fire resistance. So जो आपके फायर फाइटर्स होते हैं, फायर वर्कर्स होते हैं, ओके, उन लोग एक यूनिफॉर्म पहने होते हैं, आपने कई बार नोटिस किया होगा। और वो यूनिफॉर्म बहुत स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होती है, नॉट एवरी वन वेयर्स दैट। उस यूनिफॉर्म पे एक प्लास्टिक कोटिंग होती है। मैं सपोज आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि किस चीज़ की प्लास्टिक कोटिंग होती है वो जो उस यूनिफॉर्म को फायर रेजिस्टेंट बनाती है। सो दैट प्लास्टिक कोटिंग जो प्रेजेंट होती है उनके यूनिफॉर्म पे, दैट मेक्स इट द यूनिफॉर्म फायर रेजिस्टेंट, जिससे फायर फाइटर्स प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके, तो किस चीज़ की वो कोटिंग होती है? ऑप्शंस आर ए नायलॉन, बी रेयॉन, सी मेलामाइन, डी प्लास्टिक, डी सिल्क। तो याद रखिए ऑप्शन सी मेलामाइन। मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है उन यूनिफॉर्म्स पे, the uniforms of firefighters, that makes it fire resistant. Okay. Next question is coating on modern non-stick cookware and electric iron is of A terracotta, B rayon, C polyester, D teflon. So जो modern non-stick cookware आपने देखे होंगे, there is a modern non-stick pan, non-stick तवा, non-stick cooker, ये सारे जो non-stick आपके cookwares आ रहे हैं इन पे कौन सी कोटिंग होती है? तो ये आप लोगों को सभी को आई सपोज पता होगा, बिकॉज कुकवेयर एक बहुत एडवर्टाइजमेंट में भी आते हैं। दैट मॉडर्न नॉन स्टिक कुकवेयर हैव अ कोटिंग ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन प्रोटेक्टेड होते हैं जो उनको नॉन स्टिक कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, जिसके कारण जो मॉडर्न कुकवेयर हैं वो नॉन स्टिक हैं। ओके, तो याद रखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्क फाइबर्स आर कंसिस्ट ऑफ। सिल्क फाइबर्स आर कंसिस्ट ऑफ। सिल्क फाइबर्स किसके बने होते हैं? विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। सो याद रखिए प्रोटीन्स। सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स से बने होते हैं हमारे सिल्क फाइबर्स। कुकून्स में फॉर्म होते हैं एंड उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग से हम उन्हें सिल्क फाइबर बनाते हैं। दिस सिल्क फाइबर्स आर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ओके, सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ईच फ्रूट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। कोई भी अगर आप फ्रूट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो, गुआवा, चेरी, हर फ्रूट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। आप उसे स्मेल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दैट दिस फ्रूट इज़ मैंगो और दिस फ्रूट इज़ गुआवा। ओके, तो वो कौन सा केमिकल होता है उन फ्रूट्स में दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दैम अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कि वो जो केमिकल है वो सिर्फ मैंगो का केमिकल मैंगो में ही प्रेजेंट है, गिविंग मैंगो द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ओके, तो ये कौन सा केमिकल होता है? ऑप्शंस देखिए, ए ईस्ट, बी अल्कोहल, सी सेलुलोज, डी ईस्टर। तो याद रखिए ईस्टर इज दैट केमिकल कंपाउंड, ईस्टर इज दैट केमिकल विच इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स एंड इट गिव्स द फ्रूट द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। सो स्मेल के लिए ईस्टर्स आप याद रखिएगा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ईस्टर्स अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे हायर क्लासेस में केमिस्ट्री से रिगार्डिंग, और आप लैब में भी अगर अपनी केमिस्ट्री लैब में ईस्टर्स बनाते हैं, ईस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पे भी फ्रूट लाइक स्मेल होती है। तो याद रखिए ईस्टर का इट्सेल्फ एक कैरेक्टरिस्टिक ही होता है फ्रूटी स्मेल, फ्रूट लाइक स्मेल। ओके, सो इसलिए फ्रूट्स में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ईस्टर्स टू इम्पार्ट देम अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और ईस्टर का खुद का भी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इट हैज़ अ स्पेसिफिक फ्रूट लाइक स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड। सो अर्थक्वेक जब भी आता है तो आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा दैट इज से कि 7.5 का अर्थक्वेक आया है और 8.5 रेक्टर का अर्थक्वेक है। सो कौन सी स्केल पे हम मेजर करते हैं कि कितने पॉइंट का या कितनी वैल्यू का हमारा अर्थक्वेक है? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो स्केल हमें बताना है। ए मीटर स्केल, बी रेक्टर स्केल, सी सेंटीमीटर स्केल, डी नन ऑफ दीज। तो ये पता होगा आप लोगों को क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी बार आता रहता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेक्टर स्केल। द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन स्केल कॉल्ड रेक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। सो अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को आप एक साथ रब करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे, सो ऑप्शन ए विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी will lose electron, option C one will gain electron, another will lose electron, option D none of these। तो क्वेश्चन ने यही कहा आपसे कि जब आप किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे अगेंस्ट ईच अदर तो उनमें क्या चेंजेस आएंगे।
ऑप्शन ए कह रहा है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे. ऑप्शन बी इज सेइंग दैट बोथ विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स. ऑप्शन सी इज सेइंग कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड द अदर वन विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स. एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. तो याद रखिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, वन विल गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर विल लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो जब हमने दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया तो उनमें से जो एक ऑब्जेक्ट है वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा, मीनवाइल जो अनदर ऑब्जेक्ट है वो उन कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, गिविंग इट द पॉजिटिव चार्ज. मीनवाइल जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए उसे नेगेटिव चार्ज आएगा. ओके, तो याद रखिएगा. क्वेश्चन इज सेम चार्ज बॉडीज, ए अट्रैक्ट ईच अदर, बी रिपेल ईच अदर, सी फर्स्ट अट्रैक्ट देन रिपेल, डी फर्स्ट रिपेल देन अट्रैक्ट. तो याद रखिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है सेम चार्ज बॉडीज ऑलवेज रिपेल ईच अदर and opposite charges always attract each other. Okay, so plus minus always attract each other, meanwhile minus minus or plus plus repel each other. So same charged bodies repel each other. Next question is which of the following occurs during lightning. Lightning that means जब आपकी बिजली चमकती है उस समय इनमें से फॉलोइंग कौन सा इवेंट होता है. ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी ग्रीन हाउस इफेक्ट, सी एसिड रेन, डी ऑल ऑफ दीज. सो याद रखिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हेनेवर देयर इज अ फेनोमेना ऑफ लाइटनिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस. सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेचुरल फेनोमेना ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज lightning is always follows a thunder, a rain pour, a wind, none of these. तो जब भी lightning होती है lightning follows, lightning के बाद provided 4 options में से क्या होता है. तो याद रखिए करेक्ट आंसर इज thunder. lightning always follows a thunder. lightning always follows a thunder. तो जब भी lightning होती है उसके बाद आपने बादलों के गरजने की आवाज़ सुनी होगी. that is what thunder is. so ऐसा क्यों होता है. ओके, तो यूजुअली थंडर और लाइटनिंग होते साथ में हैं बट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वे फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड. इसलिए आपको लाइटनिंग पहले देखने मिलती है और थंडर बाद में सुनाई देता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड. सो इसलिए लाइटनिंग हमें पहले देखने मिलती है एंड थंडर बाद में सुनाई देता है. सो यही रीज़न है दैट लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज a thunder. Next question is when a glass rod is rubbed with silk cloth then glass rod has. So जब आप एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा. ए नेगेटिव चार्ज, बी पॉजिटिव चार्ज, सी बोथ, डी न्यूट्रल. रखिए द करेक्ट आंसर इज बी पॉजिटिव चार्ज. The glass rod will acquire positive charge meanwhile the silk cloth will acquire negative charge. Next question is lightning occurs due to A rain, B electrical discharge, C wind, D thunder. तो lightning जो होती है बिजली जो कड़कती है उसके लिए हमें रीज़न बताना है एंड इसका करेक्ट आंसर है आपका B electrical discharge. Lightning occurs due to electrical discharge. Lightning occurs due to electrical discharge. Okay. Next question is a lightning dictator. तो लाइटनिंग डिक्टेटर जो होते हैं आपके बिल्डिंग्स में लगे होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है ये हमें बताना है. ऑप्शन ए इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बी इट मॉप्स लाइटनिंग, सी इट सेव्स बिल्डिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, डी ऑल ऑफ दीज. तो याद रखिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी lightning dictator saves building from electric discharge. Okay, lightning dictator saves building from electric discharge. So with this 50 क्वेश्चन हमारा आज का ये क्विक रिवीजन सेशन सम अप होता है. इसमें हमने साइंस का एक बहुत ही मेजर पोर्शन इंटायरली रिवाइज कर लिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सिलेबस के पार्ट से जो आपसे पूछे जा सकते थे वो किए. सम टॉपिक्स आर रिमेनिंग जिनको नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस में हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे एंड इन दिस वे आपके जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे ही कवर हो जाएंगे. आने वाले सभी वीडियो से जुड़े रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट. और आप सभी को आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वेरी ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए. इसके साथ ही अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, सो ड्रॉप अ कमेंट
मैं एज सून एज़ पॉसिबल उस कमेंट को रिप्लाई करूँगी, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूँगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद अदर एस्पायरेंट्स ऑल्सो। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।